मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। हम बदलाव के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जो जीवन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा महसूस होता है जैसे भविष्य किसी भी दिशा में झुक सकता है, यूटोपिया की ओर या सर्वनाश की ओर। हम जिन खतरों का सामना कर रहे हैं वे वाकई में डराने वाले हैं, लेकिन भविष्य को लेकर जितना भी निराशावाद फैला हो, उसके नीचे यह उम्मीद छुपी है कि मानवता न केवल आने वाली सदियों में जिंदा रह सकती है बल्कि आगे चलकर फल फूल भी सकती है। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन हमारा भविष्य 3 प्रमुख रास्तों पर जा सकता है। पहला है कोलैप्स, एक बड़ी तबाही जो सभ्यता के पतन और शायद इंसानी जाति के अंत तक को ले जा सकती है। दूसरा है प्लेटू, जहां मानवता गिरने से तो बच जाती है लेकिन तरक्की की एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। और तीसरा है ट्रांसेंडेंस, जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, ट्रिलियंस में फैलता है या किसी ऐसी चीज में बदल जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन संभावित भविष्य की कल्पना करना हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमें किन खतरों का सामना करना है और हमारे पास किस तरह की संभावनाएं हैं जब हम एक अनिश्चित नए युग में कदम रख रहे हैं, इस पृथ्वी के लिए और अपने लिए। मानवता के इतिहास में तबाही कोई नई बात नहीं। हमारे पूर्वजों ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, आइस एजेस, सुपर वोल्केनो इरप्शंस और खतरनाक महामारियों को झेला है और हर बार उठ खड़े हुए और पहले से भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन हमारे सबसे बड़े खतरे अब प्राकृतिक दुनिया से नहीं आते हैं, वे हमसे ही आते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के जन्म के साथ आत्मविनाश का खतरा सभी प्राकृतिक खतरों से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। कुछ अनुमानों के अनुसार हमारे द्वारा खुद को मिटा देने का खतरा प्राकृतिक कारणों से मिटने की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट हमारे अस्तित्व के लिए 4 मुख्य खतरे बताता है: न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी और एआई। इन खतरों की गंभीरता को समझने के लिए हमें इनके सबसे खतरनाक नतीजों की कल्पना करनी होगी। एक बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर से उठे धुएं से धरती का तापमान लगभग 10 डिग्री तक गिर सकता है और लगभग 63% आबादी मिट सकती है। हालांकि हमने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स को घटाया है, फिर भी आज दुनिया में करीब 10,000 वॉरहेड्स मौजूद हैं। वर्तमान में हम ऐसे रास्ते पर हैं जहां 2100 तक पृथ्वी का तापमान लगभग 2.7 डिग्री बढ़ सकता है, जिससे 1 अरब से ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं। लेकिन सबसे खराब स्थिति में CO2 टिपिंग पॉइंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे आने वाली सदियों में 12 डिग्री तक की गर्मी संभव है। बायोटेक्नोलॉजी खाद्य संकट और बीमारियों को हल करने की क्षमता रखती है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग इसका उपयोग करके पूरी दुनिया में तबाही फैला सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर किसी ने डिजाइनर पैथोजन रिलीज किया तो उससे होने वाली मौतें ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन सबसे कठिन खतरा है AI। यह पहला ऐसा खतरा है जिसे हम शायद समझ भी ना पाएं और न ही हराने की क्षमता रखें, या यह अंततः हमसे आगे निकल सकता है दुनिया के संसाधनों के लिए
और मानवता को अंधकार में धकेल सकता है। इस नए रिस्क लैंडस्केप में आगे बढ़ना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और जितना आगे हम बढ़ते हैं, उतने ही नए और अनजाने खतरे सामने आते रहेंगे। लेकिन इन तमाम बड़े खतरों के बावजूद अकेले कोई भी खतरा शायद ही हमें पूरी तरह मिटा सकता है। असल में हम पृथ्वी की सबसे कम संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक हो सकते हैं। हमारी आबादी की विशालता और पृथ्वी पर हमारी फैली उपस्थिति ने हमें जियोग्राफिकल बफर दिया है। हम हर जगह रहते हैं, रेगिस्तान से लेकर टुंड्रा तक, यहां तक कि दूर दराज के द्वीपों पर भी, जो ग्लोबल डिजास्टर की स्थिति में नेचुरल क्वारंटीन की तरह काम कर सकते हैं। अगर किसी आपदा में 99.9% मानव खत्म भी हो जाए, तो भी लगभग 8 मिलियन लोग बचेंगे, जो हमारे अधिकांश इतिहास से भी ज्यादा है। और हालांकि हमारी प्रजनन गति धीमी है, हम अब प्राकृतिक चयन की धीमी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें बाकी सभी प्रजातियों की तुलना में हजारों गुना तेज अनुकूल होने की ताकत दी है। इसके अलावा हमारा जनरलिस्ट डाइट हमें भोजन के अनेक स्रोतों का उपयोग करने की क्षमता देता है, एक ऐसा गुण जो पिछले मैस एक्सटिंक्शंस में जीवित बचे लोगों के लिए अहम था। आखिरकार कोलैप्स का खतरा इस सवाल पर निर्भर करता है, हमारी सिविलाइजेशन कितनी रेजिलिएंट है, हम कितनी बड़ी मार झेल सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। 1347 की ब्लैक डेथ ने यूरोप की आधी आबादी और पूरी दुनिया के 10वें हिस्से को खत्म कर दिया था। लेकिन इसने मानव प्रगति को रोका नहीं, बल्कि इसके 200 साल बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। अगर आज इतनी बड़ी आबादी खत्म हो जाए, तो हमारी आपस में जुड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह हिल जाएगी। लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज बचा रहे, तो हम फिर से उठ सकते हैं और प्रगति बनाए रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोलैप्स हुआ जो ग्लोबल इंडस्ट्री को ही खत्म कर दे, तो हमारी वापसी बेहद लंबी और अनिश्चित होगी। और अगर हमने एग्रीकल्चर की क्षमता ही खो दी और हमें वापस हंटर गैदरर जीवन में लौटना पड़ा, तो पृथ्वी केवल 10 मिलियन लोगों को ही सह सकती है, जितनी आबादी हमारी 10,000 साल पहले थी। कम से कम पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए 100 से 5,000 लोगों का जीवित रहना जरूरी होगा। अगर इससे भी कम लोग बचे, तो जेनेटिक बॉटलनेक इतना तंग होगा कि हम शायद कभी उबर ही न पाएं। यह समझने के लिए कि दांव पर क्या लगा है, हमें यह देखना होगा कि एक्सटिंक्शन असल में है क्या। हमारे सबसे बड़े खतरे किसी एक तबाही से नहीं आते, बल्कि तबाहियों के आपस में जुड़ने से आते हैं, जो मिलकर ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट्स पैदा करते हैं जो अनगिनत और अनियंत्रित हो सकते हैं। – 2009 में 2 शोधकर्ताओं ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, यह जानने के लिए कि इंसान को पूरी तरह मिटाने के लिए वास्तव में क्या चाहिए होगा। फेज फर्स्ट में ग्लोबल वॉरफेयर और ग्लोबल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के पतन के चलते ह्यूमन पॉपुलेशन में एक तेज गिरावट देखी जाती है। फेज 2 में अगले 2 शताब्दियों के दौरान बची हुई नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो जाती है। और फेज 3 एक डाउनवर्ड स्पाइरल को दर्शाता है,
जिसमें इकोसिस्टम का कोलैप्स होता है, जिसे एक सुपर वोल्केनो इरप्शन और भी ज्यादा तबाह कर देता है, जिससे बचे खुचे इंसान भी जिंदा नहीं रह पाते। ऐसा अंजाम न सिर्फ जीवन की तबाही होगा, बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल लाइफ की भी भारी क्षति होगी। अरबों या यहां तक कि खरबों हमारे संभावित वंशज कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाएंगे। दूर की प्लैनेट्स अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगी। ये म्यूजिक, पोएट्री और आर्ट का अंत होगा हमारी गैलेक्सी में, शायद पूरे यूनिवर्स में भी। नॉर्वे में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बैंक में आज 4000 से ज्यादा स्पीशीज की 1 मिलियन से अधिक सीड सैंपल्स सुरक्षित है, जो भविष्य में सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करने में क्रिटिकल रिसोर्स साबित हो सकती है। मगर इससे भी बेहतर जगह हो सकती है एक वॉल्ट बनाने के लिए। कुछ लोग लूनर आर्क्स का प्रस्ताव रखते हैं, जो मून की सतह के नीचे लावा ट्यूब्स में जेनेटिक सैंपल्स को स्टोर करें, ताकि वो ग्लोबल डिजास्टर, इरोजन, माइक्रोमीटियोराइट्स और सोलर रेडिएशन से सुरक्षित रहें। लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुरक्षित करने का सबसे बेहतर तरीका है वो छलांग लगाना, जो अब तक किसी भी जीव ने नहीं लगाई। एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाना। जैसे ही एक सेल्फ सस्टेनिंग सिविलाइजेशन किसी और प्लैनेट पर स्थापित हो जाती है, हमारी एक्सटिंक्शन की संभावनाएं बहुत नीचे गिर जाती हैं। हम अपनी खामियों को साथ ले जाएंगे और नई और अनजान चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन यह इसके लायक होगा। एक सस्टेनेबल इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन ही एक लॉन्ग और प्रॉस्पेरस फ्यूचर की नींव बनेगी। लेकिन क्या ये हायर फ्यूचर वाकई हमारे पहुंच में है, या फिर हम पहले से ही अपनी शक्तियों के शिखर पर हैं? हम आखिर कितना आगे जा सकते हैं? थ्योरी में ऐसा संभव है कि सिविलाइजेशन लंबे समय तक यथास्थिति बनाए रखे, ना कोलैप्स करे, ना ट्रांसफॉर्म हो।
ऐसी अनदेखी बाधाएं हो सकती हैं जो हमें एक प्रकार के असहज स्थिरता में रखती हैं, मगर रियलिटी में प्लेटो एक टेम्पररी स्टेट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी और पृथ्वी के क्लाइमेट में हो रहे एक्सपोनेंशियल चेंजेस हमें नई दिशाओं में धकेलेंगे। और जितना आगे हम फ्यूचर में जाएंगे, उतनी ही बड़ी डिसरप्शंस का सामना करेंगे। आने वाले कुछ लाख सालों में हमें सुपर वोल्केनो इरप्शंस और एक नई आइस एज देखने को मिलेगी। भले ही हम धरती की सारी फॉसिल फ्यूल्स जला दें और उसे तपा दें, अगर हम एक्टिव क्लाइमेट मैनेजमेंट नहीं करते तो ग्लेशियर्स अपनी बदला लेंगे और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बड़े हिस्सों को मीलों मोटी बर्फ की चादर से कुचल देंगे। ऐसा माना जाता है कि हर 27 मिलियन वर्षों में पृथ्वी को एक साइक्लिकल मैस एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ता है, सूरज द्वारा हमारी आकाशगंगा के क्षुद्र ग्रह घने मध्य क्षेत्र से गुजरने के कारण। और लगभग 1 बिलियन साल में सूरज की चमक इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत गर्म हो जाएगी और धीरे धीरे समंदर उबलकर सूख जाएंगे, जिससे जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इन घटनाओं को तब तक सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक कि वो खुद को गहराई से ट्रांसफॉर्म न कर ले। एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि हम पृथ्वी को नेचर के हवाले कर दें और ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट्स की तरफ मूव करें। बिशप रिंग्स जैसी सर्कुलर मेगा स्ट्रक्चर्स में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। ये 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लैंड दे सकती हैं, जो कि इंडिया या अर्जेंटीना जितना है। इन्हें हल्के कार्बन नैनो ट्यूब्स से बनाया जा सकता है और इनकी गति इतनी गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगी कि ये अपनी खुद की एटमॉस्फेयर रख सकें। लेकिन अगर हमने पृथ्वी पर ही रहने का फैसला किया तो भी हम इस ग्रह की दया पर नहीं हैं। हमारे पास अपने भविष्य को लिखने की शक्ति है। हम जिन खतरों का सामना करते हैं, उनके बावजूद आदर्श भविष्य हमारी पहुंच के भीतर है और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं जल्दी। हमारे पूर्वजों के लिए हमारी वर्तमान शक्तियां देवतुल्य प्रतीत होंगी, लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह शायद आगे आने वाली चीजों के सामने फीका पड़ सकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से तकनीकी प्रगति हर महत्वपूर्ण तरीके से मानव की स्थिति में मौलिक सुधार कर रही है। विश्व स्तर पर जीवन की गुणवत्ता अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। हम इन सकारात्मक रुझानों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा नकारात्मक पूर्वाग्रह, जो नकारात्मक जानकारी पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने की गति अनिवार्य है। एक टिकाऊ सभ्यता की ओर हमारा दिशा परिवर्तन अब अनिवार्य प्रतीत होता है। सौर और पवन ऊर्जा की लागत विशेषज्ञों के अनुमानों से तेजी से गिर रही है, जिससे वे अक्सर जीवाश्म ईंधन से सस्ते हो जाते हैं। इसी समय AI और बायोटेक में अभिसरण प्रगति मानव कल्याण के मौलिक वृद्धि की ओर इशारा कर रही है। पहले से ही अल्फाफोल्ड जैसी परियोजनाएं रोगजनकों के संरचनाओं और कैंसर के उपचार की खोज मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कर रही हैं। 10,000 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ एक जीन म्यूटेशन से होती हैं, और क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल्स उन्हें पूरी तरह से क्योर करने की पोटेंशियल रखते हैं।
ये ऊपर जाती ट्रेंड्स इंसानी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रही हैं। हम आज तक की सबसे हेल्दी, वेल्दी, फ्री, एजुकेटेड और एडवांस ह्यूमन पॉपुलेशन है। अगर ये ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो हम अंगों को रीजनरेट करने, सारी बीमारियां मिटाने और शायद अनंत काल तक जीवित रहने की शक्ति भी पा सकते हैं। और यही वो पल होगा जब हम अपनी हिस्ट्री के सबसे रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कगार पर होंगे। इन ब्रेक थ्रूज को अचीव करने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीप्स चाहिए होंगी जो केवल ह्यूमन माइंड से मुमकिन नहीं होंगी। लेकिन पहले से ही नासा ने एआई का उपयोग मिशन हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए शुरू कर दिया है, जो इंसानी डिजाइनों से 3 गुना बेहतर साबित हो रहा है। एआई का इस्तेमाल क्लीनर बायोफ्यूल्स और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने में भी किया जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बेहद अहम हो सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। हम एक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की दहलीज पर खड़े हैं, जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंच सकता है। एक ऐसी शक्ति जो इंसानी कैपेबिलिटीज से कहीं आगे होगी और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हल कर सकती है जिनसे इंसानियत अब तक हारती आई है। इसे ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करना एक बहुत बड़ी और नई चुनौती होगी, लेकिन ये एक जरूरी कदम होगा, केवल इसके द्वारा लाए जा सकने वाले विशाल समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण एआई के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक सेफली अलाइंड सुपर इंटेलिजेंस इंसानी प्रोग्रेस के लिए एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर हम एआई की ताकत को इंसानी भलाई के लिए सुरक्षित रूप से हार्नेस कर पाए तो हम एक ऐसा यूटोपियन फ्यूचर रच सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज भी नहीं कर सकते थे। एक फ्यूचर जो बीमारी और भूख से मुक्त है, जहां बायोटेक्नोलॉजी ने स्थिर किया है जलवायु और जैव विविधता को, जहां एआई के साथ मिलकर अबंडेंट क्लीन एनर्जी विकसित की गई हो, जहां रॉकेटरी और मटेरियल साइंस में ब्रेक थ्रू ने इंसान को दूर के ग्रहों और मून्स तक पहुंचा दिया हो, और जहां आर्ट और म्यूजिक के लिए नए टूल्स हमारे अनुभव, सुंदरता और समझ के नए दरवाजे खोल दें। और यह सब केवल प्रस्तावना हो सकती है एक और भी महान भविष्य की। अगर हमारी एनर्जी यूसेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर चलती रही तो एक दिन हम इतनी एनर्जी कंट्रोल कर सकेंगे जितनी पूरी अर्थ रिसीव करती है, और बन सकते हैं एक टाइप 1 सिविलाइजेशन। एक हालिया स्टडी के मुताबिक यह साल 2371 तक संभव हो सकता है। और अगर हम सालाना 3% की दर से ग्रो करते रहे तो हम कुछ हजार सालों में टाइप 2 सिविलाइजेशन बन सकते हैं, एक ऐसी सभ्यता जो पूरे सूरज की एनर्जी कंट्रोल कर सके। अगर हमारी स्पीसीज सूरज की मौत तक जिंदा रहती है 5 अरब सालों तक, तो इस दौरान लगभग 600 क्वाड्रिलियन लोग जन्म ले सकते हैं। और अगर हमने स्पेस कॉलोनाइज कर ली तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है, कुछ ऐसा जैसे मिल्की वे में 100,000 खरब लोग। लेकिन जितना दूर हम स्पेस और टाइम में फैलेंगे उतना ही अलग हम आपस में हो जाएंगे। हो
हो सकता है कि हम मल्टीपल स्पीसीज में डिवाइड हो जाएं। हर स्पीसीज का टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए अलग अलग टॉलरेंस हो। कुछ शायद मशीन्स के साथ मर्ज हो जाएं, एक नई हाइब्रिड स्पीसीज बनकर, और नेचुरल सिलेक्शन को रिजेक्ट करके टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन अपना लें। जबकि कुछ पूरी तरह बायोलॉजिकल ही बने रहना चाहेंगे। ये डाइवर्जेंस वो पहला मौका होगा जब निएंडरथॉल्स के बाद एक साथ 2 इंसानी स्पीसीज पृथ्वी पर होंगी। और अगर हमने अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटाइज कर लिया तो ह्यूमन आइडेंटिटी अनगिनत वैरायटीज में ब्रांच हो सकती है। जैसे जैसे हम ज्यादा ताकतवर और इवॉल्व्ड रूपों में बदलते जाएंगे, हमें अंततः सामना करना होगा। हमारा अल्टीमेट पर्पस इस यूनिवर्स में क्या है? हम पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने का सपना देख सकते हैं, एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर मिल्की वे को अपने अनुसार ढालने का। हम स्टार्स की मौत के बाद भी जीने की कोशिश कर सकते हैं, आज से करीब 100 ट्रिलियन साल बाद तक। लेकिन ये दूर के सपने हमारे लिए नहीं हैं। अगर कभी हासिल हुए तो यह हमारे किसी दूर के वंशज द्वारा होगा, जो अपने इंसानी रूपों से बहुत आगे इवॉल्व हो चुके होंगे। शायद मानवता का असली उद्देश्य ज्यादा पर्सनल होना चाहिए। इस पृथ्वी को बचाना, वो छोटा सा पत्थर जिसका नाम है अर्थ, जहां से सब शुरू हुआ। अगर हम पृथ्वी को एक्सपैंडिंग सन से दूर खींच पाएं, तो हम जीवन का ये खेल और अरबों सालों तक जारी रख सकते हैं। यह किया जा सकता है मून के फार साइड पर एक विशाल कंडक्टिव काउंटरवेट बनाकर। यह प्रोसेस लाखों साल लेगा, लेकिन यह एक ट्रूली वर्दी गोल होगा। जो हमने तबाही मचाई है उसका रिडेम्पशन और जीवन को करोड़ों साल और आगे बढ़ाने का मौका। एक फाइनल एक्ट ऑफ रिडेम्पशन मानवता की ओर से। सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज ही हमें रोक सकते हैं। अगर हम उनसे बच गए तो हमारे पास एक नया जीवन बीजने की संभावना है,
एक ऐसा जीवन जो पृथ्वी से आगे बढ़ेगा और पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। यदि कोई एक सबक है जो हमारा इतिहास हमें सिखा सकता है, तो वह यह है कि मानव जाति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।